दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर। हम आज गायनिकोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिजीज होने वाला टॉपिक्स सर्विक्स कार्सिनोमा, फीमेल में दूसरे नंबर का कैंसर। पहले ये एक नंबर पे कैंसर था, आज नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर, नंबर 2 पे सर्विक्स कार्सिनोमा। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे हम इसका डायग्नोसिस करेंगे और इसका हम लोग कैसे इससे हम लोग छुटकारा ले सकते हैं। सबसे पहली बात है, ये है क्या? सर्विक्स जैसा आपको मालूम है कि यूट्रस का एक पार्ट जो कि वेजाइनल कैनाल की तरफ होता है, और ये सर्विक्स जो कि यूट्रस का एक पार्ट है, तो ये सर्विक्स कहलाता है। ये तो इस सर्विक्स में ये इंटरनल ऑस हुआ, ये एक्सटर्नल ऑस हुआ और ये सर्विक्स हो गई। तो सर्विक्स का जो बाहरी लेयर है, यह लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से। और इसके बाद अंदर का जो सेल होता है वह कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू गॉबलेट सेल, कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू गॉबलेट सेल। तो खैर हमें अंदर से मतलब नहीं है। तो ये जो बाहर का जो सेल होता है, जिसकी हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, ये सर्विक्स के बाहर के सेल होता है। अब होता क्या है, ये यहाँ पे वेजाइनल कैनाल हो गई, यहाँ पे वेजाइनल कैनाल हो गई। तो इसी जगह सर्विक्स में ही इसी में मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ कर जाता है। अब मैलिग्नेंट सेल जो ग्रोथ होगा इसमें, यह 2 तरह का ग्रोथ होगा इसमें। या तो सिर्फ स्क्वैमस सेल ही ग्रोथ करेगी, तो स्क्वैमस सेल ग्रोथ करेगी तो उसको बोलेंगे हम लोग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, सर्विक्स स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहेंगे। और अगर सपोज दैट स्क्वैमस सेल अगर चेंज कर जाएगा कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू में, उसके बाद अगर कैंसर होगी तो उसको बोलेंगे हम लोग सर्विक्स एडिनोकार्सिनोमा। इसका मतलब, एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब यह हो गया कि अगर बाय द वे किसी मरीज का अगर सर्विक्स स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा अगर आ रहा है, तो हम ये समझेंगे कि उसका स्क्वैमस सेल था, उसी में कोई ना कोई एक्सपोजर की वजह से कैंसर हुआ था। और अगर सर्वाइकल अगर एडिनोकार्सिनोमा अगर हुआ, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि स्क्वैमस सेल था, पहले एक्सपोजर किसी चीज़ का हुआ होगा, किसी केमिकल का, तब जाकर के कैंसर हुआ होगा। तो खैर ये तो होगी टाइप के बारे में। अब हम लोग बात आते हैं पहले इसमें इटियोलॉजी के बारे में। इसमें कौन कौन से इटियोलॉजी इसमें आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे में चर्चा किए थे। तो हम लोग आज इसमें चर्चा करें हम लोग सर्वाइकल के बारे में। तो इसके लिए सबसे कॉमनेस्ट जो सबसे ज़्यादा इटियोलॉजी होता है और सबसे मेन उसको बोले 90% जो कॉज होता है वह है HPV वायरस। HPV का लगभग 170 वेराइटीज़ है, उसमें से HPV 16 और HPV 18 ये HPV का वेराइटीज़ है जो कि सर्विक्स कार्सिनोमा प्रोड्यूस करता है। यह कैसे होता है HPV, और उन लोगों में होता है, ये अर्ली वाला में ज़्यादा होता है। जैसे बताते ना कि इंडोमेट्रियम कार्सिनोमा एडवांस स्टेज वाले फीमेल में होती है, और ये अर्ली एज वाले में ज़्यादा होता है, और जिसमें कि जैसे 30 साल के बाद इस कैंसर होने का टेंडेंसी बढ़ता है। लेकिन अब हम लोग कुछ आते हैं बात फैक्टर के बारे में कि ये तो हुई HPV के होकर जो मेन कॉज आता है, लेकिन इसको और भी कुछ फैक्टर आ सकता है। जैसे अगर यहाँ पर एक्सपोजर हो रहा हो किसी भी एसिड का या केमिकल्स का, उसकी वजह से, या फिर प्रीवियस इरोजन हो रहा हो यहाँ पे, या एस्ट्रोजन एक्सपोजर अगर हो रहा हो, हार्मोन एक्सपोजर हो रहा है, तब उस कंडीशन में यहाँ पर कैंसर बनने की खतरा बढ़ जाती है। इन्फेक्शन जैसे क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, या फिर हर्पिस का इन्फेक्शन, या फिर ट्रिपनोपैल्डम का इन्फेक्शन, वो सब इन्फेक्शन भी अगर बाद में इरिटेट करता है तो उसके कारण भी यहाँ पर कैंसर होता है। लेकिन अब जो मेन पार्ट आता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वह जो फैक्टर है वह है सबसे पहला कि अर्ली एज ऑफ प्रेगनेंसी होना,
या फिर अर्ली एज में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, या फिर मल्टी सेक्सुअल पार्टनर। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे अगर 18, 19, 20 साल के एज में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो इसमें क्या होता है कि जो मेल जेनिटल ऑर्गन्स में एचपीवी का इन्फेक्शन होता है, एक वायरस होता भी है वो, और जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन होता है उसमें जो सेल है वो ज़्यादा एक्टिव होता है इस एज में। तो इस एज में क्या होता है कि एचपीवी ज़्यादा अटैक करता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें जो मेन कॉज जो दिया जाता है उसमें यही दिया जाता है उसमें कॉज। तो नेक्स्ट जो बात आता है जैसे कि स्मोकिंग हुआ या फिर अदर कोई एडिक्टेड टोबैको वगैरह हुआ, इसके कारण भी वहाँ पर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब जो अब बाकी कुछ कॉज होता है जिसका कि पता चलता नहीं कि क्यों हुआ है इसमें कैंसर। कुछ जो कैंसर होता है जेनेटिकल भी ट्रांसफर होता है, जंप करता है, जीन जंपिंग होता है। जैसे मदर में हुई ब्रेस्ट कैंसर तो उसके डॉटर कैरियर हो जाएगी और उसके डॉटर में ये कैंसर होगी। जैसे ये मदर है, मदर को मान लिया ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके डॉटर में क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी, और इसका डॉटर जो हो जाएगी उसको सर्विस कैंसर हो जाएगी। तो इस तरह से क्या जंपिंग होता है। फिर इसका जो अगला जो जनरेशन होगी ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, फिर अगला जनरेशन इसका सर्विस कैंसर हो जाएगी। तो ये इसका एक जनरेशन जंप बोलते हैं इसको लोग। तो इस तरह से लोग ये कैंसर होने का एक खतरा यहाँ भी होती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो कॉज आता है वो फिर हम लोग एचपीवी का बोलते हैं। एक कुछ और भी कॉज आता है जैसे कि बार बार डीएनसी होना, बार बार डीएनसी करना, या फिर बार बार डिलीवरी होना। बार बार डिलीवरी होने से क्या होता है कि सर्विक्स में बार बार इंजरी डेवलप करेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि हम बताए थे आपको कि ज़्यादातर जो कैंसर होता है सर्विक्स कार्सिनोमा में, ये जो कैंसर मैक्सिमम होती है मल्टी प्रेगनेंसी में, और जो ओवरी कैंसर जो होती है वो ज़्यादातर नल्ली प्रेस होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये कैंसर ज़्यादा होगा दूसरे केस में, यहाँ पे कैंसर होती है दूसरे केस में। तो नल्ली प्रेस में ज़्यादा होगा तो ओवरी कैंसर, और मल्टी प्रेस में होगा तो ये सर्विस कैंसर। क्यों, नल्ली प्रेस में ओवरी का जो बाउंड्री होता है वो ज़्यादा ब्रेक होता है तो उसकी वजह से कैंसर डेवलप करेगा। यहाँ पे जो सेल होती है ये ज़्यादा ब्रेक होगी डिलीवरी से, तो इसमें कैंसर डेवलप करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कैंसर होने का ये सब कुछ मेन फैक्टर आता है। चलिए, तो कॉज भी हम लोग को समझ में आ गया, फैक्टर भी समझ में आ गया। अब जो बात आते हैं हम लोग इसके क्लिनिकल स्टेज पे। तो क्लिनिकल स्टेज में जैसे कि सबसे पहला कि अगर कैंसर अगर सपोज दैट अगर फर्स्ट स्टेज में 4 स्टेज बांटते हैं इसको, और इसका जो स्टेज है उस स्टेज को जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसको बोलते हैं फीगो स्टेज, FIGO, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल गायनेकोलॉजी ये क्या है, एक संस्था है। उन्होंने क्या किया, इसके स्टेज को बांटा वो, और इसको हम स्टेज को बांटते कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू MRI से बांटते हैं। कैसे, तो मान लीजिए सपोज दैट कि अगर वह कैंसर सिर्फ अगर यहाँ पे अगर हो, इस यहाँ पे अगर से कैंसर सेल हो, तो अगर सिर्फ सर्विक्स में अगर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट के ए बोलेंगे। अगर ये सर्विक्स के अगर अंदर चला जा रहा हो, सेकेंड लेयर में अगर चला जा रहा हो, या फिर अगर ऑस की तरफ चला जा रही हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 का B बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 पहला स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज हो गया यहाँ पे सर्विक्स के माउथ पे और अंदर चला जाएगा। सेकेंड ए में क्या होगा कि ये फिर भेजाएल कैनाल की तरफ आवेगी है कैंसर सेल्स, और ये मूव कर जाएगा फिर अंदर में एंडोमेट्रियम की तरफ, और ये इधर की तरफ ये मूव करेगी। सेकेंड ए। सेकेंड बी क्या होगी कि सेकेंड बी में भी क्या होगा कि ये और ज़्यादा ये स्प्रेड कर देगा अंदर की तरफ, है ना, मायोमेट्रियम की तरफ चला जाएगा। ये कुछ याद रखिएगा कि सेकेंड बी तक ही ट्रीटमेंट ऑपरेशन से हो सकती है, इसके बाद ऑपरेशन का चांस से नहीं बनता है। इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज ही कैंसर, क्योंकि इसके बाद देखिए क्या होता है। थर्ड ए में क्या होता है कि कैंसर से पेनिट्रेट कर जाएगा वेजाइनल वाल को और चला जाएगा पाउच ऑफ डगलस की तरफ। और इधर क्या होगी कि थर्ड ए में क्या होगी कि धीरे धीरे इधर भी जिधर यूरिनरी ब्लैडर है उधर की तरफ चला जाएगा ये। थर्ड बी में क्या होगा कि रेक्टम के वाल पे जाकर के अटैच करेगा कैंसर सेल थर्ड बी में, और धीरे धीरे पेल्विक एरिया में फैलना स्टार्ट हो जाएगी। इधर ब्लैडर के वाल पे अटैच करेगा, इधर में क्या होगा फिलिपियन ट्यूब की तरफ जाएगा कैंसर सेल। थर्ड सी में क्या होगा कि जो यहाँ पर जो लिम्फ नोड होगी उस लिम्फ नोड में जाके फैल जाएगी।
थर्ड के सी में थर्ड सी के ए दूसरा पार्ट में क्या होगी, थर्ड सी के 1 में याद रखिएगा कि नियरेस्ट लिम्फ नोड पे जाएगी, और थर्ड सी के दूसरा में क्या होगी, थर्ड सी में 2 आता है, तो थर्ड सी में दूसरा में क्या होगा कि डिस्टेंट लिम्फ नोड पे चली जाएगी। बात चलिए, अब क्या होगा फोर्थ ए में क्या होगा कि पूरे पेल्विक एरिया और रेक्टम के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा कैंसर से, इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। फोर्थ बी का क्या हो जाएगी, पूरे स्टमक या फिर होल विसरा अब्डोमेन में पूरा पेरिटोनियम में फैल जाएगी कैंसर। यानी कि फीगो स्टेज, जो फीगो क्लासिफिकेशन स्टेज जो है उसके अनुसार क्या हुआ कि ये अलग अलग जगह पे, वह अलग अलग डिफरेंट पार्ट पे यह कैंसर सेल मेटास्टेटिक फॉर्म में मूव कर जाती है। तो ये था फीगो स्टेज। अब चलिए बात हम लोग चलते हैं इसके सिम्टम पे कि अगर इसका सिम्टम क्या होगी। सबसे पहला सिम्टम क्या होगा कि प्रोफ्यूज वेजाइनल डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में भी होगी डिस्चार्ज, विदाउट मेंस्ट्रुएशन पीरियड में डिस्चार्ज होगी, अब प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होगी। और ये सबसे पिकुलियर सिम्टम आता है डिस्चार्ज, सीवियर ब्लीडिंग। नंबर 2 जो होता है वो होता है अबनॉर्मल ल्यूकोरियल डिस्चार्ज, यहाँ से अबनॉर्मल डिस्चार्ज होगी वहाँ से, है ना। नंबर 3 जब ग्रोथ करेगा तो ऐसा सेंसेशन होगा कि ये ऑर्गन बाहर की तरफ आ रही है, फीलिंग हो रही है। इरिटेशन ऑफ यूरिन या फ्रीक्वेंट मैच्योरेशन। अगला कंस्टिपेशन डेवलप होगी, है ना, क्योंकि रेक्टम को भी क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा। नेक्स्ट पेन इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, पूरी दिक्कत होगी उसमें। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट डिफिकल्ट इन प्रेगनेंसी, या तो एवर्सन हो जाएगा, नहीं तो फिर डिलीवरी के समय प्रॉब्लम होगी। इसमें सर्विस कार्सिनोमा का पेशेंट हो तो प्रेगनेंसी के समय प्रॉब्लम हो जाएगी और डिलीवरी के समय भी इसको प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट वीकनेस, वेट लॉस, एनीमिया। तो इसमें जो सर्विस कैंसर के कारण जो लोकल एरिया में जो प्रॉब्लम आया था, वो प्रॉब्लम के साथ ये जनरल प्रॉब्लम आता है। अब हम लोग बात आते हैं इसके साइन पे। सर्विस कैंसर को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीवी एग्जामिनेशन करेंगे। तो पीवी एग्जामिनेशन में वहाँ पर दिखाई देगा मास ग्रोथ, इरेगुलर मास मिलेगा, हेमरेजिक मास मिलेगा, वो हम लोग उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशन पे। अब सर्वाइकल कार्सिनोमा ये खुद कैंसर है, और एक कॉम्प्लिकेशन तो सबसे बड़ा है, कौन है, मेटास्टेसिस। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हेमरेज, जिसमें पेशेंट एनीमिक हो जाता है, शॉक में हो जा सकता है। तीसरा हो जाएगा इन्फेक्शन, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट सेप्टिसेमिया में चला जा सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, एक तो हो जाएगा इसका सर्वाइकल पॉलिप, यूट्राइन फाइब्रॉइड, वेजाइनल ट्यूमर, बर्थोलिन सिस्ट, बर्थोलिन ट्यूमर। तो इससे रिलेटेड अगर कोई ऑर्गन यहाँ का जो होता है वो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए जो सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पैपेस्मियर एग्जामिनेशन। पैपेस्मियर एग्जामिनेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन। ये WHO के अनुसार हर 3 ईयर से लेकर के 5 ईयर के बीच में आफ्टर 25 साल के बाद हर फीमेल को ये जांच करवानी है, चाहे वो कोई डिस्चार्ज का शिकार हो रही हो या नहीं भी हो। याद रखिए क्या बोल रहे हैं, हर फीमेल को 25 साल के बाद 3 से 5 साल के बीच में एक बार पैपेस्मियर जांच करवाना है, करवाते रहना है, चाहे किसी तरह का डिस्चार्ज हो या नहीं हो। चलिए, ये जांच के लिए क्या करना होता है, इस जांच के लिए मेंस के 10वें दिन से लेकर के और 20वें दिन के बीच में हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, वुड स्क्रैपर या प्लास्टिक स्क्रैपर होता है, उसके द्वारा हम लोग सर्विक्स के नज़दीक से कुछ जो फ्लूइड है या टिश्यू फ्लूइड है कलेक्ट करके और लेबोरेटरी में भेज देते हैं। पैप स्टेन, एक स्टेन का एक मेथड होता है जिसके द्वारा फिर उसको हम लोग स्टेन करके स्लाइड पे, और ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है
मैलिग्नेंट सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, या कुछ भी नहीं है। ये जरूरी है, क्योंकि समय रहते अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर ले तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर नहीं कर सकते हैं। तो पैपेस्मेर कर लेते हैं। नंबर 2, तो पैपेस्मेर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमें जानना भी है। नंबर 2, इसका हम लोग बायोप्सी कर लेते हैं, कौन बायोप्सी हो, सर्जिकल बायोप्सी है। उसके बाद हम लोग इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सा है। उसके बाद क्या करते हैं, कैंसर सेल को देख लेते हैं, सेल को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। अगला है एलाइजा फॉर HPV। एलाइजा करा के भी देख सकते हैं, लेकिन पैपेस्मेर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाइजा फॉर HPV ये जांच करा के देख सकते हैं, इसमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। इसके बाद हम लोग कुछ आदत निकालते हैं, TVS करा के देख सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इसमें मिलेगा, या फिर लोअर एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, ये भी उसमें हमें फाइंडिंग हो जाएगी। बात आते हैं मैनेजमेंट पे। इसके सबसे पहला आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट पे क्या करते हैं, या तो लोग हिस्टेक्टोमी, कंप्लीट हिस्टेक्टोमी करा देते हैं, और वो भी कब, फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज का हो तब, नतर भी थर्ड या फोर्थ में नहीं करा पाएंगे। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी, अगला है केमोथेरेपी। ये हम लोग होता है इसका जो कैंसर का जो मेन ट्रीटमेंट होगा। बाकी अगर बाय द वे अगर वो फर्स्ट स्टेज में है, तो अगर उसको कुछ अगर सर्वाइव कर रख सकते हैं अगर बाय द वे केमो दे करके, तो बाकी चीज़ से अवॉइड करते हैं। और नेक्स्ट लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि इस तरह की कंडीशन ना हो कि अर्ली सेक्सुअल जो मल्टी सेक्सुअल पार्टनर, इस सबसे बचे। नहीं तो फिर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत होता है इसमें। लोग इसमें क्या होता है कि समझ नहीं पाते हैं, 16, 17, 18 वर्ष में ही सेक्सुअल इंटरकोर्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर आज के समय में बहुत ज़्यादा। अब इसके लिए निदान अगला क्या है, इसके लिए वैक्सीन है। वैक्सीन HPV का वैक्सीन 2 तरह का होता है, एक जो 9 साल से लेकर के और 15 साल के बीच देते हैं, उसमें 2 वैक्सीन देते हैं। एक या अभी देते हैं, और एक हम लोग 2 महीने पे देते हैं। एक 3 वैक्सीन देते हैं जो 15 साल से लेकर के 42 साल के बीच देते हैं। इसमें 3 वैक्सीन देते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि वही है कि मैरिज और उस वैक्सीन देते समय देने के 1 साल के बीच में न मैरिज न प्रेगनेंसी होना होगा, और न ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होना होगा, नहीं तो इस वैक्सीन का कोई फर्क असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को याद रखना चाहिए कि मैरिज से पहले उसको हम लोग 1 साल पहले ये वैक्सीन को दिलवा देते हैं, और नहीं तो 9 साल से 15 साल बेस्ट एज है। छूट गया तो मैरिज से 1 साल पहले, उससे भी अगर छूट गया बाय द वे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स और प्रेगनेंसी से बचा करके 42 साल के बीच हम लोग इस वैक्सीन को दे सकते हैं। यही मेरा है सर्विक्स कार्सिनोमा। इसके लिए हम लोग अगर पेशेंट आता है तो हम लोग होम्योपैथिक में वैक्सीन तो दे देते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में क्या करते हैं, हम लोग कार्सिनोसिनोमा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वैक्सीन कब देते हैं, कैंसर नहीं हो तब। कैंसर हो गया तो वैक्सीन का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन बचा नहीं पाएगा। वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए है, ये नहीं कि कैंसर हो गया तब वैक्सीन देते हैं, याद रखिएगा। दैट्स ऑल, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में